सबसे पहले मैं इरफान के पास गया नहीं था, मैं सबसे पहले मनोज बाजपेयी के पास गया था। मैं मतलब सेल्फिश था उस मामले में, मुझको लगा था मुझको अपनी फिल्म करनी है, मनोज आ जाएगा, स्टार है, प्रोड्यूसर भी फट से आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, हम लोग बना लेंगे पिक्चर। तो जिस बस में हम लोग जाते थे उसके बीच में जो गैंगवे होता है चलने का, शाहरुख उसके बीच में लंच के टाइम आधे घंटा तो सोता था। हम लोग का किसी का जैकेट पीछे पड़ा है बस में, उसी के ऊपर लांग के जा रहे हैं शाहरुख को, उसने कभी उफ अफ ये क्या हो रहा है कभी नहीं। ये मेरी सबसे वीक फिल्म है। कास्टिंग वॉज रॉन्ग। पार्ट 3 में जिमी शेर की मावी सीधे संजय दत्त, रॉन्ग हो गया मैं बहुत, तो वो गड़बड़ हो गई सब। मैं इम्प्रोवाइजेशन के लिए पूरी जगह देता हूँ, लेकिन सारे एक्टर्स में वो बात होती नहीं, बिकॉज एक्टर के अंदर थोड़ा राइटर होना चाहिए। बुलेट राजा का एक्सपीरियंस बताओ सैफ के साथ इन लोगों बहुत अच्छा था और अच्छा हो सकता था अगर और वक्त होता मेरे पास। सर्दियों का टाइम था, डे लाइट कम मिलती थी, सैफ साहब टाइम पे नहीं आते थे। तुमने स्क्रिप्ट आके दो मोटी मोटी थी, मैंने क्या है ये, और मैंने पढ़ी नहीं। अब वो शूटिंग के 10-15 दिन पहले प्रोस्थेटिक्स वाले आए कि आपको एज करना है इसमें, 70 साल का भी दिखना है, तब मुझको लगा अरे बाप रे बाप, ये मैंने क्या हाँ बोल दिया यार। इरफान सब कुछ कर सकता था एक्सेप्ट डांस करने के। कोई बोलता है लक की बात करता है, कोई चाम की बात करता है, कोई मैजिक की बात करता है, कोई बोलता है राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी मिल जाए। वो आपकी नज़र में क्या है कि वो क्या चीज़ है जो मिस हो जाती है? कुणाल जैसे और बहुत सारे एक्टर्स जिनमें सब कुछ होते हुए भी प्रॉब्ली दैट चूजी, जहाँ पैदा हुआ सामने माधवी वर्मा रहती थी, प्रेमचंद के बेटे थे, उनका वहाँ घर में आना जाना था। आजकल एक्टर्स जो यंग है, प्रॉब्लम उनका कंसंट्रेशन लेवल इज जीरो। आप अभी एक चीज बताओ, ओके रेडी शॉट रेडी, 5 सेकंड बाद भूल जाएं क्या बोला है। जो सबसे ज्यादा हुआ कि रागदेश को नेशनल अवार्ड्स के लिए नहीं भेजा गया, उसके पीछे पॉलिटिक्स हो गई पूरी। वेलकम बैक टू अनदर सीजन ऑफ सैमसंग गैलेक्सी बुक फॉर सीरीज प्रेजेंट बॉम्बे ड्रिंक विद मुकेश छाबड़ा। हर बार बहुत सारे गेस्ट को लेकर आता हूँ, लेकिन इस बार आज जिन्हें लेकर आ रहा हूँ, अगर वो नहीं होते तो हमें कुछ हासिल नहीं होता। ना ही गैंग्स ऑफ वसीपुर को मिलता है रामाधीर सिंह। तो चलिए मिलते हैं तिग्मांशु धूलिया से। थैंक यू तिशु भाई। मतलब आपके साथ मतलब इतनी सारी बातें बचपन से लेकर अब तक अब हुई है, लेकिन ऐसे बात करना आपके साथ मुझे एक तो डर लग रहा है, क्योंकि आप कईयों के भाई हैं, कईयों के सर, मेरे तिशु भाई, किसी के गुरु, किसी के टीचर, किसी के बेस्ट फ्रेंड, आप सब रूप धारण करते हो, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर। तो अभी आपके साथ बात करूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा नर्वस भी हूँ, तो आप थोड़ा मुझे प्लीज़ थोड़ा झेल लेना। नर्वस की क्या बात है? हाँ जी, नहीं कभी कभी लगता है ना कि मैं हमेशा सब लोगों को बोलता हूँ कि अगर जिस आदमी को देख के मैंने कास्टिंग सीखी समझी, और बैंडेड क्वीन से लेकर अब तक बहुत कम लोगों को मालूम है कि पहले हिंदुस्तान के कास्टिंग डायरेक्टर जिसने कास्टिंग शुरुआत करती वो आप। जब आप डायरेक्टर करने की पूरी कोशिश में थे, जब आप डायरेक्टर असिस्ट कर रहे थे, आपका कास्टिंग डिपार्टमेंट संभाला गया, जो शायद मैंने भी संभाला, कहीं ना कहीं आपने वो पूरी जो कहते हैं ना अपनी पूरी की पूरी जो टोपी है मुझ पर पहनाई है, मुझे ऐसा हमेशा लगता है। तो आपका जर्नी कैसी थी पहले वो बताओ, फिर डायरेक्टर पे तो हम बात करेंगे, लंबी बातचीत तो करेंगे। पहली बात तो मुझको नहीं लगता कि मैं कोई पहला कास्टिंग डायरेक्टर था। कास्टिंग का तब तो वो 90 की बात बता रहा हूँ मैं, 1991 की। इस तरह का कोई डिसिप्लिन था नहीं, लेकिन जब कोई फॉरेन प्रोडक्शन आता था यहाँ, बहुत सारी फॉरेन फिल्में बनी हैं, तो डॉली ठाकुर और ऐसे एक दो और थी जो वो फिल्मों में कास्टिंग करते। आई एम श्योर पता नहीं गांधी में किसने कास्टिंग की थी। तो ये सब लोग थे, लेकिन क्या है, बैंडेड क्वीन एक मेन स्ट्रीम डायरेक्टर ने बनाई थी ना, हिंदी डायरेक्टर शेखर कपूर ने, तो वो थोड़ा नज़रों में आ गई, और पिक्चर भी खैर बहुत अच्छी थी वो। तो उसमें कास्टिंग डायरेक्टर का टाइटल लेने का मेरे पीछे मकसद, क्योंकि वो फॉरेन प्रोडक्शन था, चैनल 4 की फिल्म थी, एंड क्रेडिट में सेकंड टाइटल मेरा ही आता है उसमें। हाँ। तो मैंने कहा कास्टिंग डायरेक्टर का अगर ले लूँगा तो यहाँ पे जो बहुत फॉरेन फिल्म आएंगी उसी हो सकता है मुझे कास्टिंग करने को मिले, और वहाँ पे पैसा अच्छा मिलता था कास्टिंग डायरेक्टर्स का ना। एक तो वीकली पेमेंट होते थे, कोई ऐसा नहीं कि आप प्रोड्यूसर से भीख मांगनी पड़ रही पैसों की, वो सब नहीं था, और वही हुआ। हालांकि मैंने पिक्चर में बहुत सारे और काम किए, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर के टाइटल से फिर ये हो कि कई फॉरेन फिल्म जो हुई फिर उसकी भी मैंने कास्टिंग की, तो उससे अच्छा खासा मिल जाता था, पैसा घर चल जाता था। और आपका बैंडेड क्वीन का प्रोसेस क्या था कास्टिंग का, जो बहुत लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि सारे जो एक्टर मैं आज देखता हूँ बॉम्बे में जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे उसमें सौरभ शुक्ला हो, चाहे उसमें निर्मल पांडे भाई जो अब नहीं है, मनोज बाजपेयी से लेकर गजराज, आप सब देखते हैं, लेकिन वो सब कहीं ना कहीं बैंडेड क्वीन में सब थे। तो आपका वो एक्सपीरियंस क्या था? सीमा विश्वास, क्योंकि मैंने बहुत कहानी सुनी कि पहले कोई और एक्टर थी, बाद में सीमा विश्वास आई, आप शायद उनको NSD एक प्ले दिखाने लेकर गए थे, वहाँ आपको सीमा जी मिली थी, ऐसा कुछ एक कहानी थी जो शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम। नहीं, वो हुआ ये कि बैंडेड क्वीन का प्रोडक्शन दिल्ली से हो रहा था, बॉबी बेदी इसके प्रोड्यूसर थे,
और मैं बॉबी बेदी साहब के साथ एक और पिक्चर, उससे पहले प्रदीप किशन, अरुंधति रॉय जो इतनी बड़ी राइटर है, उनकी फिल्म थी एन इलेक्ट्रिक मून। उस पर मैं, वो मेरी पहली फिल्म थी एज असिस्टेंट डायरेक्टर। तो वो बॉबी ने देखा था मुझको कि ये एक्टरों के साथ, क्योंकि मैं एनएसडी से निकला था तो नेचुरली आपके एक एक्टर के साथ आपकी जान पहचान हो ही जाती है ना यार। तो सीनियर जूनियर आने वाले, सुपर सीनियर, सबको आप जानते हैं। उसका फर्म मुझे बहुत फ़ायदा हुआ ड्रामा स्कूल का पास आउट होने की वजह से। तो बॉबी ने देखी, तो बॉबी ने मुझको यहाँ लगा दिया अपने साथ, बैंडिट क्वीन में, ये पिक्चर आने वाली है। अब शेखर जी बॉम्बे से आए थे, और जब वो बॉम्बे से आए थे, मैं नाम नहीं लूँगा, उस वक्त की जितनी बड़ी हीरोइंस थी सब ने लाल पट्टा बांध के फ़ोटो खिंचा के शेखर जी के साथ भेजी थी। तो शेखर जी ने मेरे को कहा कि ये देख लो, ये मैं कुछ हैं बॉम्बे से हैं लोग, सब थी हैं सुने। उस वक्त ये हुआ कि मुझको लगा कि मुझे शेखर जी को, तो हम लोग थोड़ा रियल सिनेमा से आ रहे थे ना। हाँ जी। तो मैंने कहा शेखर जी को थोड़ा सा और फेसेस दिखाता हूँ मैं। और खुशकिस्मती मेरी ये है कि मेरी इतनी, वो शुरू में शायद ना मानते, बिकॉज मैं दिल्ली का था, उनका असिस्टेंट भी नहीं था, और मैं बॉबी बेदी का था, कि अनुराधा कपूर, जो उनको तुम जानते हो, अनुराधा कपूर हम लोग को ड्रामा स्कूल में वर्ल्ड सिनेमा, वर्ल्ड थिएटर पढ़ाती थी, वो शेखर कपूर की कज़न सिस्टर थी। तो अनुराधा जी ने भी बोला कि हाँ, थोड़ा सा पुश दिया, तो निर्मल को मैं लेके आया। फिर मैंने वही कि सीमा विश्वास का नाटक दिखाया, वो खूबसूरत बहू चल रहा था तब। तो वो सब देख के शेखर जी की ग्रेटनेस है कि ही ओपनड अप टू सच सजेशंस एंड उन्होंने पूरा माइंडसेट चेंज किया, और इस तरह के एक्टर्स लिए फिर मनोज वाजपेयी और सब। ये सब एक्टर जो आज जिसको हम पूरे हिंदुस्तान जानते हो, शायद असली आदत आपकी आपसे लगे ना, आपके सिनेमा से मतलब लगे। मैं ग्वालियर से भी मैंने कास्टिंग की, मैंने भोपाल से भी कास्टिंग की, तो वो सब भी बॉम्बे आ गए फिर, जिनके मतलब एक एक सीन के, दो दो सीन के छोटे छोटे रोल थे। मंडी हाउस खाली हो गया उसके बाद। हाँ करेक्ट, सब लोग वहाँ पहुँच गए थे, मुझे ये बताओ। उसके बाद जब आप ये फिल्म, फिर आपने एक वॉरियर करके फिल्म आसिक पारिया की, जहाँ पे इरफान भाई, यहाँ पे अब जो सब लोग बात करते, फिर आपका वहाँ से लेके डायरेक्टर का सपना वो कैसे पूरा हुआ? पहली फिल्म कैसे मिली, क्या हुआ था, वो तो शायद किसी को पता ही नहीं, क्योंकि मैं जो, मेरे लिए हमेशा आप टीशू भाई, मेरे लिए जो मैं देखा एनएसडी में, दिल से के टाइम से आपको देखा पहचाना, उसके बाद हम हासिल के टाइम से आपको जब जानते हैं, तो वो जर्नी आपकी शुरुआत कैसे थी? मैं जब ड्रामा स्कूल गया भी था ना, तो मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे थिएटर करना है। मुझे ऐसा थिएटर से प्यार था, लेकिन ऐसा नहीं था कि ज़िंदगी दे दूंगा थिएटर के लिए। मुझको थोड़ी फ्रीडम और एक फ्री माहौल चाहिए था, जो कि थोड़ा कंड्यूसिव हो हमारी तरह की थिंकिंग, हमारी तरह की आर्ट को, जहाँ फ्लरिश हो सके। तो ड्रामा स्कूल का माहौल मिल गया, लेकिन मेरा तरफ फिल्मों की तरफ मेरा झुकाव जब मैं इलाहाबाद से आया था तभी से था। मैं बीए किया ही किया था, और मैं 19 साल का था जब ड्रामा स्कूल आ गया था। लेकिन मैंने वर्ल्ड सिनेमा बहुत देख रखा था उससे पहले, ड्रामा स्कूल आने से पहले ही यूरोपियन फिल्में बहुत देखी हुई थी मैंने। अच्छा, पहले से फिल्मों के अंदर घुसे हुए थे? हाँ, तो मैं आया और मैंने बहुत कम एक आध नाटक किए पास आउट करने, फिर मैंने फिल्में की, तो मुझको डायरेक्टर ही बनना था। तो बॉबी बेदी ने बिफोर बैंडिट क्वीन, बॉबी बेदी ने, एंड बिटवीन इलेक्ट्रिक मून और बैंडिट क्वीन, बॉबी बेदी ने एक चैनल 4 से एक सीरीज ऑन द गर्ल चाइल्ड, वो ईयर ऑफ द गर्ल चाइल्ड भी था, चैनल 4 से एक सीरीज निकाली जिसमें इंडियन फीमेल राइटर्स की 6 स्टोरीज अबाउट द गर्ल चाइल्ड बनाई। उसमें से बाकी सब बॉबी ने बनाई। एक कहानी बॉबी ने कहा कि तू कर ले डायरेक्ट। तो उस कहानी का नाम था चंदा मामा दूर के। मैंने सेट लगाया था मारवा स्टूडियो में, तब ये नहीं था स्टूडियो जो है, मतलब अभी जो पढ़ाई Acting है, वो सब नहीं था, वो फ्लोर था सिर्फ। तो दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म जब मैंने एक्शन बोला। और इरफान हमेशा बोलता है, उसमें भी सब थे, जय श्रीवास्तव, आदित्य श्रीवास्तव, और बहुत सारे एक्टर्स थे। अभी के देखते, सीताराम था। इरफान बहुत बात तक बोलता है कि वो तेरा बेस्ट काम था। आपने इरफान भाई की बात करी है, तो मतलब जब भी हम फिल्म की बात करते हैं ना, तो आप और इरफान भाई के जूलियर आपकी फिल्म, ये जो बहुत फेमस है, मुझे लगता है कि अगर हम जितने भी लोग हैं, एक्टर लोग हैं जो सिनेमा को प्यार करते हैं, जो लोग जानते हैं, वो इरफान भाई को आपकी फिल्मों के थ्रू जानना शुरू हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मेरे को जितनी भी समझ है, हासिल के बाद हम सब आपकी फिल्म के दीवाने और इरफान भाई के सब फैन हो गए थे। वो रिश्ता और वो फिल्में, वो बातचीत, वो जो तो कोइंसिडेंस था कि मुझे अपनी पहली फिल्म बनानी थी और इरफान दोस्त था। वो तो खैर डेस्टिनी थी, उसके पीछे कोई चाल नहीं थी, उसके पीछे कोई वो नहीं था, कुछ मनूवरिंग नहीं थी कि मैं ऐसे करूँगा तो इरफान दोस्त था।
और ऑनेस्टली मैं सबसे पहले मैं इरफान के पास गया नहीं था, मैं सबसे पहले मनोज वाजपेयी के पास गया था। हासिल के लिए? हाँ हाँ। ये बहुत कम लोगों को पता है बात। तो वो सत्य आ चुकी थी हाँ। और मनोज वाजपेयी स्टार हो गया था। तो मुझे, अब मनोज वाजपेयी बहुत, हम लोग यार थे, दोस्त थे बिल्कुल। तो कितने टाइम हम लोगों ने, मैंने, सौरभ, विक्टर मतलब विजय कृष्णाचार्य, जीतू भाई हमारे, और मनोज वाजपेयी, रोज़ का तो मैं 11 बजे इनका एक जो लोग वहाँ चौल टाइप में कहीं रहते थे वहाँ पे, और मैं 11 बजे पहुँच जाता, दिन भर साथ ही गुजारते थे, और शाम को मतलब वही डोलते डालते घर पहुँच जाते थे। मतलब सालों साल यही सब हुआ है। तो मैं मनोज वाजपेयी, घात एक पिक्चर थी ना, घात एक फिल्म आई थी, उसकी शूटिंग कर रहा था। तो मैं मनोज से मिलने गया, मैंने कहा यार ये ऐसी ऐसी पिक्चर है और ये स्टूडेंट लीडर है, इस तरह का रोल है। तो मनोज ने कहा कि मैं यार विलन नहीं करूँगा, नेचुरली हीरो वो कर नहीं सकता ना मुझको, जिमी शेरगिल का रोल। तो फिर वो मनोज ने मना कर दिया। फिर मैंने इरफान को सुनाया। मैं मतलब सेल्फिश था उस मामले में, मुझको लगा था मुझको अपनी फिल्म करनी है, मनोज आ जाएगा, स्टार है, प्रोड्यूसर भी फट से आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, हम लोग बना लेंगे पिक्चर। तो फिर इरफान के पास में गया और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। और 90% हासिल के डायलॉग मैंने सेट पे ही लिखे थे, पहले से लिखे हुए नहीं थे। शुरू के 4-5 सीन लिखे थे बस, बाकी स्क्रीन प्ले था सब सेट पे। आप इरफान भाई की ऐसी कौन सी बात है एक्टिंग के बारे में जो आपको लगता है कि सारी दुनिया को पता होनी चाहिए, लेकिन आपके नज़रे से जो नहीं पता, जो वो करते थे, जो बहुत सारे एक्टर देखेंगे उनको समझ में आना चाहिए कि वो क्या ऐसी क्वालिटी थी? इरफान सब कुछ कर सकता था एक्सेप्ट डांस करने के। मतलब जो रेगुलर हिंदी फिल्म के हीरो में डांसिंग और सिंगिंग एक वाली चीज़ होती थी, उसको छोड़ करके इरफान हर रोल कर सकता था अंडर द सन। यार वो जिंदगी की समझ वाली बात है, जो भी एक्टर जो लाइफ को थोड़ा जीना चाहता है, एक पॉजिटिव अंदाज से ज़िंदगी को देख रहा है, एक्टर को थोड़ा पॉजिटिव होना ही चाहिए, नीरस नहीं हो सकता एक्टर। और इरफान में रस भरा हुआ था हर तरह का, इसलिए वो बहुत ही लाइव एक्टर था, मैजिक करता था वो। आप जब उसकी परफॉर्मेंस देखते तो कहते हाँ यार ऐसे ही तो होता है लाइफ में। जहाँ ये हो जाए आपका कनेक्शन ऑडियंस के साथ एकदम परफेक्ट बन जाता है। वो अचीव करने के लिए एक्टर को थोड़ा अंदर से एक प्योरिटी होनी चाहिए। अगर इंसान की प्योरिटी, या इंसान की प्योरिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कनाइविंग, कनिंग, अपॉर्चुनिस्ट, ये सब चीज़ें सारी क्वालिटीज़ होती हैं, बट इन सारी क्वालिटीज़ के बारे में अगर एक्टर अवेयर है कि मेरे अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं और परफॉर्म करने से घबराए ना, अगर ये हो जाए तो मुझे लगता है एक्टिंग इज द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। मैं आपकी बातों से एक सवाल और याद है कि जब इरफान भाई के जाने के बाद जब आप अपनी फिल्म बना रहे थे तो आपको कितना मिस हुआ कि उनके बगैर फिल्म बनाना कैसा लगता था आपको जब हुआ एक बार, उसके बाद आपने फिल्में बनाई, वो कैसा था फीलिंग? इरफान मेरे लिए एक फैसिलिटी था, मेरे लिए एक ऐसा टूल था जो कि मुझको मेरे काम करने की सहूलियत था, वो ख़त्म हो गई। क्योंकि अगर वो होता था तो फिर मेरी राइटिंग में एक अजीब शार्पनेस हो जाती थी, क्योंकि मालूम था कि मैं ये इरफान कर पाएगा, ये वो। अब वो चीज़ में मतलब हो सकता है कोई, ज़रूर ऐसा नहीं है कि वो कोई दूसरा एक्टर आएगा, है भी कुछ अच्छे एक्टर आसपास हमारे, लेकिन वो मेरे दोस्त नहीं है ना। पान सिंह तोमर के बारे में बताओ, वो जो फिल्म है, मतलब उसमें भी इतने सारे एक्टर, वो जर्नी, वो कहानी, अगेन इरफान भाई, और क्या चीज़ें थी वो जर्नी, वो भी मुझे हमेशा लगता है कि बहुत फैसिनेटिंग। उस पिक्चर से तो हम दोनों भी मिले। हाँ जी, वापस कनेक्ट हुए। हाँ, NSD के बाद, तब तुम बहुत छोटे थे, तो प्रोफेशनली हम लोगों ने मतलब बैंड पान सिंह तोमर से ही काम करना। आराम नगर भी तभी इंट्रोड्यूस हुआ मेरा पहला ऑफिस उसी पिक्चर से था, और फिर तब से लेके हम लोग हर पिक्चर में साथ में ही काम कर रहे हैं। तो उस पिक्चर के बारे में तो तुम्हें भी ज़्यादा पता ही होगा, बट ये था कि उसमें कोई इरफान को लेके मेरे को कोई डाउट ही नहीं था कि ये कोई और करेगा। वो तो जैसे जैसे स्क्रिप्ट लिखता जाता था मैं इरफान को सुनाता भी जाता था एज द स्क्रिप्ट वॉज प्रोग्रेसिंग। रिसर्च करने के बाद मैं इरफान के पास गया, मैंने कहा रिसर्च में ये है, अच्छा फिर कुछ सीन लिखे, तो एक गिव एंड टेक उस पूरी पिक्चर में, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग
हाँ। आपने एक और पिक्चर बनाई थी बुलेट राजा, उसके बाद साहब बीबी गैंग थे, वो कास्टिंग सब बहुत इंटरेस्टिंग थी। जिमी शेगिल, माही, देन बुलेट राजा, सैफ अली खान। वो उन एक्टर के साथ आपका कैसा कॉम्बिनेशन, कैसा वर्क किया, कैसा लगा आपको उनके साथ? यार मैं ये चाहता हूँ कि जब एक्टर किसी के साथ एक्टिंग मतलब डायरेक्ट करूँ, वो दोस्त हो मेरा, वो एकदम घुल जाए, वो उसमें अंदर कोई खुद कुछ बैगेज लेके ना कि मैं ये हूँ, और ना ही कुछ एरोगेंस दिखाए, बस सरेंडर कर दे, तो फिर आसान हो जाता है। बुलेट राजा का एक्सपीरियंस बताओ, सैफ के साथ इन लोगों बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा हो सकता था, और अच्छा हो सकता था अगर और वक्त होता मेरे पास। लेकिन क्या है, वो 75 डेज़ की शूटिंग 102 दिन में ख़त्म हुई पिक्चर, तो उसका उस तरह का प्रेशर था मेरे ऊपर। सर्दियों का टाइम था, डे लाइट कम मिलती थी, सैफ साहब टाइम पे नहीं आते थे तो बाकी तो वैसा बहुत अच्छा थे, बहुत बढ़िया। तो शिव भाई, इतनी इंटरेस्टिंग बातचीत होने के बाद थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो इसमें बहुत एक कमाल का सेगमेंट है जिसका नाम है बियॉन्ड द बुक। हम क्या करते हैं, आपको आपकी पुरानी याद को ताज़ा कराते हैं। मैं आपको कुछ ऑडिशन दिखाऊंगा जो आप ही की फिल्मों के हैं, आपको याद करना है उस ऑडिशन के बारे में, वो कौन सी फिल्म थी वो भी आपको बताना है। मैं जो ऑडिशन यहाँ प्ले करूँगा GB4 सीरीज़ में, उस सेकंड स्क्रीन में आपको दिखेगा। मैं स्वैप करूँगा और सेकंड स्क्रीन में आप भी सेम देख सकते हैं। तो मैं पहला जो मेरा ऑडिशन है वो है, इस गरीब ब्राह्मण पे थोड़ा उपकार कर दो, डिस्काउंट तो देते होगे? अरे नहीं, डिस्काउंट तो हैं? हाँ, एक मिनट सर, फोन कर लो। हाँ फोन आ रहा है। हाँ हेलो। क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ? अब आज तो कैसा लगता है आपको ये देख के मिलन टॉकीज के बारे में, क्योंकि अब ये है एवरीवेयर, अली नाउ डूइंग। बहुत अच्छा लगता है बात, मैं तो बहुत बहुत अच्छा एक्टर है ये, और इंसान भी बहुत अच्छा है ये, और मज़ेदार आदमी है बहुत। आई थिंक ये उसका वन ऑफ द न्यू ऑडिशन था आफ्टर 3 इडियट, जो मुझे अच्छे से याद है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तब आपको बताया था। आपको याद है मिलन टॉकीज के बारे में और किस किसने ऑडिशन दिया था? आपको याद है वो प्रोसेस, इस ऑडिशन के बारे में अगर आपको याद है तो? ये तो तुम्हारे यहाँ लिया गया होगा ऑडिशन? हाँ जी, ये मेरे यहाँ लिया था पुराने ऑफिस में 160 नंबर हाँ में। हाँ, ये ऑडिशन आपको याद है अच्छे से? मतलब अच्छे से नहीं याद, मतलब हाँ, मतलब ये तो इस बात का प्रूफ है कि मिलियन टॉकीज का ऑडिशन है, वही डायलॉग्स हैं। ठीक है, मैं आपको एक और ऑडिशन दिखाता हूँ। नेक्स्ट, माइंड तो नहीं करेगा? ये आपको याद है? इस तरह से मंगा था। भाई का मतलब क्या हुआ? हाँ, टिपिकल इंडियन वुमन, सती सावित्री सीता। बट दिस सीन इज नॉट फ्रॉम रागदेश। दिस इज फिल्म सीन फ्रॉम, अब बताओ। यारा, रागदेश। यारा के लिए इसने ऑडिशन किया था? अच्छा ये इसलिए तो मैं आपको पुरानी यादों में ताज़ा लेके जा रहा हूँ, आपको याद है ये? अच्छा, मुझे नहीं पता किसने कुणाल ने यारा का दिया था ऑडिशन, मुझे पता नहीं यार। हाँ करेक्ट, बहुत अच्छा ऑडिशन था। तो आई डोंट नो व्हाई डिड, मुझे हमेशा लगता है कि एक्टर भी थोड़ा एक मिसअंडरस्टूड हुआ है। इसको भी सही कास्ट होता तो आफ्टर रंग दे बसंत थी और उसका जिस तरह का करियर होना चाहिए था। आई थिंक यू शुड हैव आल्सो गॉट। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। वो क्या चीज़ होती है जो आपको लगता है कि रह जाती है? वो क्या एक चीज़ होती है? क्योंकि मुझे हमेशा लोग बोलते हैं, कोई बोलता है लक की बात करता है, कोई चाम की बात करता है, कोई मैजिक की बात करता है, कोई बहुत मेहनत की बात करता है, कोई बोलता है राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी मिल जाए। वो आपकी नज़र में क्या है कि वो क्या चीज़ है जो मिस हो जाती है? कुणाल जैसे और बहुत सारे एक्टर्स जिनमें सब कुछ होते हुए भी प्रॉब्ली दे चूजी, दे वेरी चूजी, बट आई डोंट नो। गुड लुकिंग बॉय इतना आज भी, डैम गुड लुकिंग बॉय, मतलब और हंग्री एक्टर है। हाँ, हंग्री है, आज तक लगा रहता है, हाँ। कोशिश पूरी करता है, मेहनत करता है अभी तक। क्योंकि आई रिमेंबर हिम, हम जब एनएसडी में नसीब भाई वर्कशॉप करने आए थे, इसमें कुणाल, शाहिद कपूर, सिद्धार्थ, हम सब लोग एक बैच में थे। तब से इसको देखा, इज ऑलवेज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट, स्टिल वर्किंग हार्ड, अभी भी लगा रहता है, कोशिश पूरी जा रही है। बहुत अच्छा। सम पीपल आर लेट ब्लूमर्स। आप खुद भी एक आर्टिस्ट हैं, एज एन एक्टर भी आपको लोग बहुत तरह से देखते हैं। आपका ये सडनली जो रामाधीर सिंह के बाद जो पूरा देखने का हाँ नजर यार, एज एन एक्टर, वो लाइफ जो है, मतलब अभी वो भूलन, अभी फिर से गैंग्स ऑफ वासेपुर रिलीज हो रही है, उसको कैसे देखते हैं अपने एक्टिंग के करियर को? भाई थैंक्स टू अनुराग कश्यप एंड टू यू, तुम ही दोनों को श्रेय जाता है, क्योंकि मैं तो कभी एक्टिंग करता नहीं था।
इनफैक्ट इससे पहले जब गैंग्स ऑफ वासेपुर कभी नहीं, छोटा सा कोई बस स्टॉप पे आदमी खड़ा है, हीरो खड़ा है, तो कोई बिल ले रहा है, एक्टर, असिस्टेंट बोलते सर आप ही खड़े हो जाओ ना। मैं इतना डरता था, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, करके बता दूंगा एक्टर को, लेकिन जब शॉट घर कैमरा चल रहा हुआ तब तो आवाज़ भी करता था, तो मैं बहुत घबराता था। मैंने कहा ना, मैं नहीं करूँगा कभी। तो वो कैसे आपने इतना पता नहीं कैसे हो कर दिया गया, आपने? पता नहीं कैसे हो गया, वो कुछ ग्रहों का चक्कर है कि मेरे से हाँ भी निकल गई, लेकिन मैंने वो स्क्रिप्ट थोड़ी पढ़ी थी, तुमने वो मुझे रख दी, वो भगा दिया था मुझे। तुमने स्क्रिप्ट आके दो मोटी मोटी थी, मैंने क्या है ये, और मैंने पढ़ी नहीं, मैंने कहा देख लेंगे कुछ होगा छोटा मोटा रोल। अब वो शूटिंग के 10-15 दिन पहले प्रोस्थेटिक्स वाले आए। जब वो प्रोस्थेटिक्स वाले आए कि आपको एज करना है इसमें, 70 साल का भी दिखना है, तब मुझको लगा अरे बाप रे बाप, ये मैंने क्या हाँ बोल दिया यार। और लेकिन तब तक इतना टाइम नज़दीक था कि वे निकल भी नहीं सकते थे। करेक्ट। देन आई कुड द पेनी फेल, तब मुझे लगा कि यार ये तो कुछ इम्पोर्टेंट है, और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया उसको। बस मैंने उससे यही बोला था, अनुराग से, बॉस ये बिहार में सेट है, मैं बिहारी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं बोल तो लूँगा लेकिन मैं परफेक्ट नहीं बोल पाऊँगा, कहीं इधर उधर एक्सेंट में ऊपर नीचे होगा, और मेरे दिमाग में यही चलता रहेगा कि मैं एक्सेंट सही पर थॉट नहीं आ पाएंगे, तो मुझको मैं अपना इलाहाबादी हूँ, मुझको अवधी बोलने दो। तो उसने कहा ठीक है बोलिए। तो बाद में कुछ लोगों ने कहा कि आपकी लैंग्वेज, मैंने कहा बॉस मुझको वैसे ही आती है, मत दो काम, चलो। आपको किसी डायरेक्टर के साथ काम करने को मन है एज एन एक्टर? शेखर कपूर, डेफिनेटली। ही इज एन एक्टर्स डायरेक्टर, ही रियली हैंडल्स एक्टर्स वेरी वेल। और शेखर जी के साथ क्योंकि मैंने खुद काम किया, आई नो ही रियली इन्वेस्ट हिमसेल्फ एज अ डायरेक्टर, यू नो, व्हेन इट इज अबाउट टेकिंग परफॉर्मेंस आउट ऑफ समटाइम नॉन एक्टर्स। अब बैंडेड क्वीन देखिए, नॉन एक्टर्स हैं बहुत सारे, सबके सब। वो छोटी फूलन, उसका पहला ओपनिंग शॉट ही है, मैं गाली देती है, मैं कैसे निकलवा लिया शेखर जी ने। वो तो गाना बैंडेड क्वीन में जो था, जो नुसरत साहब ने गाया, छोटी सी उम्र, वो छोटी फूलन, जब हम लोग शूटिंग में जाते थे बस में बैठ के, उसके अपने राजस्थानी गाना था, उसे खिड़की में बैठ के छोटी थी वो गाना गाती थी, यही वाला। शेखर जी के कान खड़े हो गए, उन्होंने गाना पिक्चर उठा के नुसरत साहब ने गवा दिया यार। कान वान आँख सब, जब डायरेक्टर के जिसके एकदम जब तैनात हो, उसके साथ काम करने में मजा आता है। वो 24 घंटे अलर्ट होता है हर डिपार्टमेंट में। हाँ। जब आप कोई स्क्रिप्ट को चुनते हो या जब आप लिखते हो, सबसे ज़्यादा आपको क्या एक्साइट करता है? जगह जहाँ पे कहानी सेट है, या कहानी, या उसका ट्विस्ट, या थ्रिलर? आपको क्या ऐसे लगता है कि यार ये कहानी तो मुझे बनानी ही बनानी है? आपका क्या किक है? क्योंकि आपने हर तरह का सिनेमा बनाया, लव स्टोरी भी बनाई है आपने, ड्रामा भी बनाया आपने, पेट्रियोटिक भी बनाया आपने, कमर्शियल भी बनाया। आपका सबसे कि आप देख के आप लगता है कि यार ये मेरा सुर है? दुनिया के लोग, उनकी अब फिर उस दुनिया से सारी चीज़ें स्टेम करती है, उसी से किरदार निकलते हैं, फिर उन किरदारों की डिटेलिंग, क्योंकि जैसे नाम होता है किसी किरदार का, तो मुझको बहुत, मेरे लिए निहायत ज़रूरी है कि उसका सरनेम क्या है। ये हिंदुस्तान में ही होता है, लेकिन अब है, तो उससे उस किरदार के संस्कार पता चलते हैं। हालांकि बहुत स्टीरियोटिपिकल बात है, अब ये सब चीज़ें डिसइंटीग्रेट और डाइल्यूट भी हो रही है, बट वो सारी चीज़ें हमको बड़े शहरों में दिखती है, जहाँ पे आपकी ज़ात, आपका क्लास डाइल्यूटेड है, कौन क्या है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब एक दूसरे के साथ रिश्ता है, काम का रिश्ता है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जहाँ आप इस बम्बई और महाशहर के बाहर अपने आप छोटी जगह जाते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें अभी भी मैटर करती हैं। तो उसी दुनिया से निकले हुए किरदार होंगे, तो जितनी डिटेलिंग, उनका क्लास क्या है, उनके पिताजी कहाँ काम करते थे, मदर फादर क्या है, तो वो जब तक उस दुनिया, फिर तब निकल के आते हैं कैरेक्टर्स। आपको ऐसा कोई एक्टर लगता है, जैसे आप जब आप कोई सीन कर रहे हो तो आपको लगता है कि जैसे आपने कोई सीन सोचा था, उसने जैसा किया, उसने आपका डायरेक्शन का पूरा सीन चेंज कर दिया, आपने उसी को फॉलो किया? ऐसा कोई एक्टर जो आपको लगता है एवरी टाइम इंस्पायर करता है कुछ और करने के लिए, आपको चेंज कर देता है? मैं इम्प्रोवाइजेशन के लिए पूरी जगह देता हूँ, मुझको अच्छे लगते हैं इम्प्रोवाइजेशन, लेकिन सारे एक्टर्स में वो बात होती नहीं, बिकॉज एक्टर के अंदर जैसे मेरे को थोड़े राइटर होना चाहिए और लैंग्वेज की फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी बोल रहे हैं और हिंदी में काम कर रहे हैं, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज अंग्रेज़ी है, तो नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं सकता काम। दिमाग में वही चल रहा होगा कि मैं कैसे सही लफ्ज़ बोल पा रहा हूँ, और जो थॉट बिहाइंड द परफॉर्मेंस है वो निकल के नहीं आता। तो एक तो लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए एक्टर की, जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ
जो कंटेंट है, टेक्स्ट जो है, उसकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए एक्टर के अंदर। एक राइटर होना चाहिए इम्प्रोवाइज करने की चीज़ों को। ये सब चीज़ें अगर होती हैं तो मुझे बहुत पसंद आता है। प्रतीक गांधी के साथ मुझे लगा है बहुत अमेजिंग एक्टर है। एक एक्टर और है जो आपने उनके साथ एज एसोसिएट डायरेक्टर भी काम किया, एज एन एक्टर भी काम किया है। एसोसिएट डायरेक्टर भी काम जब आप दिल से में एसोसिएट डायरेक्टर थे, दिल से के डायलॉग लिखे थे, डायलॉग लिखे थे आपने, लेकिन आप वहाँ पे थे। उसके बाद उनके साथ आपने एज एन एक्टर भी काम किया। एक छोटा सा सीन। हाँ, और बताए कौन? हाँ? एक और एक्टर है जिनके साथ आपने और बड़ा काम किया। शाहरुख खान। उनके बारे में कुछ बताओ। आपका तो मतलब एक डायलॉग राइटर, उसके बाद उनका इतना बार मिलना, फिर एज एन एक्टर जीरो में उनके साथ काम करना। वो एक्टर तो मतलब उस आदमी के बारे में तो इतना कुछ होगा आपके पास बोलने के लिए। आपने उतने सालों से उनकी जर्नी देखी है। कि सच ए हम्बल पर्सन, मैं बता नहीं सकता। वो दिल से के टाइम से मैंने ये देखा। दिल से में जब करे थे, ही वॉज ऑलरेडी अ बिग स्टार। लद्दाख में हम लोग जब शूटिंग करते थे तो मणि सर के साथ तो यही रहता ना, गाड़ी संतोष सिवन और मणि सर की गाड़ी चलेगी, बाकी यूनिट पीछे चलेगी, जहाँ मर्जी है रोको, जहाँ अब क्या शूटिंग करना नहीं बताओ, और थोड़ा माहौल ही हाँ, लेकिन वो मैजिक होता है फिर। तो लंच टाइम पे वहाँ पे ऐसे कोई वैनिटी वैन मुझे नहीं थी वैनिटी वैन। तो जिस बस में हम लोग जाते थे उसके बीच में जो गैंगवे होता है चलने का, शाहरुख उसके बीच में लंच के टाइम आधे घंटा पौने घंटा, बड़ी प्रॉब्लम लद्दाख में शूटिंग करना। तो सोता था। अब हम लोग का किसी का जैकेट पीछे पड़ा है बस में, उसी के ऊपर लांग के जा रहे हैं शाहरुख को। उसने कभी उफ अफ ये क्या हो रहा है, कोई नहीं आएगा बस में जब तक मैं सो रहा हूँ, कभी नहीं। और कर सकता था वो। हाँ, बिल्कुल, वो स्टार है, उसको अगर सोना है आधा घंटा तो भाई साहब बस में किसी को नहीं जाना चाहिए। साहब सो रहे हैं साहब हमारा हीरो, बट कभी नहीं। जीरो के टाइम वो, बिकॉज उनका खुद का प्रोडक्शन था, रेड चिलीज, और भी छोटे एक्टर्स थे मैं तो जानता था पहले से। उनके लिए भी शाहरुख इतनी तमीज़ से कि कुर्सी लेके उठाना, खाना खाया कि नहीं, ये संस्कार है उसके। अगर वो ना भी करे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई नहीं कहेगा बदतमीज़ है ना, ये भाई अपने में से है। लेकिन शाहरुख करता है ये संस्कार है उसके, जो कि उसको ग्रेट बनाता है। एज एन एक्टर को एक्टिंग कैसा फीलिंग है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वो शुरू वाला ओपनिंग सीक्वेंस जिसमें फ्रेंच बोलता है यार, बहुत अच्छा था। तो उसमें असल में क्या हुआ, वो आनंद की भी वो कमाल है कि उसके बाद मुझको असल में वो सूली पे चढ़ बनाया गया था, वो फांसी का फंदा। हाँ, तो उस सीन के बाद शायद था कि मुझको फांसी के फंदे पे वो सपना देख रहा है ना बेटा कि बाप को फांसी के फंदे में। तो उसी सीन में जब वो मेरा उंगली पकड़ के मैं आई 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 ऐसे करता हूँ, वो इतना अच्छा हो गया कि फिर कहा कि वो फांसी के फंदे पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं कट कर, वहीं पे हो जाता खेल। हाँ, वो बहुत ही ब्रेक्स आउट ऑफ हिज ड्रीम, यू नो। और बहुत अच्छा था। क्योंकि मेरे तो अभी बता था, मैं इनका था जवान में किया था, एक दो सीन किया था। मेरी जो हालत ऐसे, और क्या क्या आप शाहरुख खान के सामने परफॉर्म करते हो ना, तो आप एक तो आप नर्वस बहुत हो जाते हो। मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। मैंने कहा एक तो उनके प्यार में हैं हम सब लोग, एक तो उनसे इतनी मोहब्बत है, और सब उनको जानते हो, लेकिन हम सब उनको जानते हैं, लेकिन सब उनके फ़ैन भी हैं। ये बहुत रेयर मैंने देखा है कि एक तो आपके दोस्त होते हैं, एक आप उनके फ़ैन होते हैं, एक उनके काम के फ़ैन होते हैं, एक स्टारडम के फ़ैन होते हैं। जो आपने बात बोली, आई थिंक एक पूरी इंडस्ट्री का कॉमन जो एक इनके लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो आदमी जैसा है ना, ऐसे बहुत कम लोगों के लिए होता है। करेक्ट। टिशू भाई, हमारा जो अगला सेगमेंट है वो है यादों का पिटारा। इसमें जो अगला फीचर है ना, मैं आपको आपकी कुछ पुरानी पिक्चर दिखाऊंगा जिसको हमने AI फोटो रिमास्टर किया ऑन गैलेक्सी बुक 4 प्रो 360 में। तो ये है आपकी पहली पिक्चर, ये जो आप बिफोर और ये आफ्टर। अभी आप देखो, कैन यू सी द डिफरेंस? पान सिंह तो नहीं, पान सिंह नहीं है ये। कौन सी है, याद करो। पीछे क्या हो रहा है, कौन कौन है? पीछे इरफान है, ये गन वाला है, ये करण बोटानी मेरा असिस्टेंट है। पान सिंह के बाद ये मुझे लगता है ये वो है साहब वी गैंगस्टर पार्ट 2। पार्ट 2 क्या हो रहा है, क्या बता रहे, कुछ याद है? मैं सिर्फ ऐसे यादों की बात ले जाना चाहता हूँ आपको। ये गन शूटिंग का कुछ था। मुझको ये वाली गन जो है ना, पैलेट वाली, ये हाँ, पंप वाली, मुझे बहुत बढ़िया लगती थी। पान सिंह में पहली बार आई थी तो मैं जितने इफेक्ट्स हैं वो सब नहीं मारता था, भाट भाट। तो मुझको बहुत शौक है, बंदूक चलाने का शौक मुझे है भी वैसे। तो साहब वी गैंगस्टर पार्ट 2 है, बारिया है ये। बारिया, ओह नाइस। उसके बाद है ये तो बुलेट राजा है। ये जो पिक्चर देख रहे हो आप, अभी इसको हमने रीमास्टर किया है, जैसे मैंने आपको बताया था। अभी आप देखो, कैन यू सी द डिफरेंस? अब यार बिफोर, अब थी आफ्टर। अच्छा अच्छा। आपको ये याद है ये पिक्चर में क्या बातचीत हो रही है? हाँ,
ये क्या होता ये है? सीक्वेंस पिक्चर से काट दिया गया था, मतलब मोन्टाज जैसे शूट किया था सीन। ये बॉम्बे में होटल रूम के अंदर एक गन फाइट थी, उसका है। जब ये दोनों के दोनों यूपी से बॉम्बे आते हैं पहली बार, भाग के दोनों दोस्त, तो बॉम्बे के सीक्वेंसेस थे, वो सीक्वेंस है यहाँ। तो इसमें उनके पीछे जो बंदे हैं वो कहाँ चले गए आपके पीछे जो है? मेरे को बड़े अभी फोटो देख के याद आया। जिमी, नहीं जिम्मे उधर अदर साइड मनोज झा, इधर ना है वो। ये मेरा असिस्टेंट। ये अभी आजकल अब ये इसने थोड़ा काम कम कर दिया है, ये अपने दरभंगा चला जाता है, ज़्यादातर वहाँ रहता है, फार्मिंग वार्मिंग कर रहा है। इसने भी बनाई थी एक दो पिक्चर बनाई थी इसने भी। अच्छा नाइस। एक और पिक्चर दिखाता हूँ आपको, शायद आपको ये पिक्चर देखो, आप पहले देखोगे ये पिक्चर हमने अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से इसको बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है। एआई का सॉफ्टवेयर है ये। हाँ, ये कहाँ की है? ये है तो मिलन टॉकीज की, श्रद्धा श्रीनाथ है वाली है, लेकिन ये आई थिंक ये वो है लखनऊ में जो थिएटर है ना जहाँ पे नाटक होते हैं, क्या नाम है उसका? बड़ा नहीं, बड़ा पुराना लखनऊ का एक हॉल है, क्या नाम है उसको? जहाँ पे ये पिक्चर हमने सीन करने जाते हैं वहाँ पे अंदर। हाँ, बट ये पिक्चर वहाँ पे नाटक होते हैं, हमने उसको थिएटर का बनाया था इंटीरियर, वहाँ उसके सामने लखनऊ में। ये पिक्चर तो आपको याद ही होगी, ये मिलन टॉकीज है क्या? आपको बताना। मिलन टॉकीज है, हाँ मिलन टॉकीज है, मथुरा है ये। मेरी फेवरेट, दिस इज माय फेवरेट फोटो। ये वाला जो टिशू भाई किसी देखे नहीं है, मैं दिखाने वाला हूँ। पान सिंह तोमर 16 mm कैमरा था, 16 पे शूट की थी। अच्छा आपने कैमरा से पहचाना ना? नहीं, कैमरा वो से तो पहचाना ना आपने? रेवाइंस देख के पता चल जाता है, और मुंह का हाल और माथे पे पसीना देख के समझ में आता है कौन सी पिक्चर दी है। नाइस, दिस इज वेरी नाइस। दिस फिल्म ये रागदेश। रागदेश की पिक्चर के बारे में लोग क्यों नहीं? मुझे लगता है, मुझे तो बड़ी पसंद थी वो पिक्चर, कास्टिंग करते वक्त मज़ा आया। वो पिक्चर के बारे में ज़्यादा बात नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि एक तो वो फिल्म बहुत ही बुरी तरह से रिलीज़ की गई। जो जिन्होंने पिक्चर रिलीज़ की उन्होंने कभी पहले कोई पिक्चर रिलीज़ की नहीं थी, उनका अलग वेंडर थे किसी और चीज़ के। तो घटिया टाइप के थिएटर जहाँ पे रागदेश जैसा पिक्चर को देखने जाए नहीं, तो उसकी रिलीज़ बहुत कम थी और बहुत ही कुछ नहीं हुआ था उसका। तो बट गुस्सा आता, दुख होता होगा ना आज के टाइम पे आपको? उतना दुख मुझको नहीं हुआ। मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ कि रागदेश को नेशनल अवार्ड्स के लिए नहीं भेजा गया। उसके पीछे पॉलिटिक्स हो गई पूरी, बिकॉज मैंने राज्यसभा टेलीविज़न के लिए बनाई थी है, तब सरकार कोई और थी, फिर कोई दूसरी सरकार हुई, तो मतलब उन्होंने इस पिक्चर को नेशनल अवार्ड्स के लिए नहीं भेजा, नहीं तो 100% मिलना था। क्योंकि हमको जब फिल्म शुरू हुई थी प्रॉमिस किया गया था दिस विल बी इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर्स। तो कम बजट था, मतलब बहुत कम बजट था। इस तरह के सब्जेक्ट पे और लोगों ने इससे 10 गुना ज़्यादा बजट पे भी काम किया और बहुत ही बेकार काम किया। लेकिन इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे और IMDb में भी इसकी पिक्चर की बहुत हाई रेटिंग है। मुझे बड़ा मज़ा आया था इस पर काम करके, बहुत 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 मज़ा आया था। टिशू भाई, हमारा जो अगला सेगमेंट है जो कि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे क्लोज दोस्त हैं, आपके भी हैं, तो इसका नाम है अतरंगी यारी। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाऊंगा आपके दोस्तों के बारे में, जिसमें आपको दोस्तों के बारे में बता रहे हैं। क्या बोलते हैं अब? संजू भाई, कबीर बेदी, साहब भी गैंगस्टर पार्ट 3। ऐसे मुझे सच में नहीं मजा आता कि उसमें संजू भाई भी थे। इस यारी के बारे में आप क्या बोलते हैं? संजू भाई के साथ आपका कैसा रिश्ता है? बहुत अच्छा, क्योंकि पिक्चर की रिलीज़ के बाद मैं उनसे कभी मिला नहीं। आज तक उसके बाद नहीं मिले? मुझे थोड़ी शर्म सी भी आ रही थी। ये मेरी सबसे वीक फिल्म है। When you say weak, like as a director, you think it's the weakest film? Yeah, as a director, it's a weak film. Casting was wrong. Because इसके पहले जो दोनों साहब भी गैंगस्टर बनी थी उसमें बैलेंस थी पिक्चर, मतलब जिमी शेरगिल, माही गिल और रणदीप हुडा, बैलेंस है तीनों। एक Equal. पार्ट 2 में जिमी शेरगिल, माही गिल, गैंगस्टर बदलता है ना, इरफान अभी भी बैलेंस्ड है। पार्ट 3 में जिमी शेरगिल, माही सीधे संजय दत्त। वो दुनिया का अलग आदमी है, उसका लेवल अलग है, यहाँ पे लेवल अलग, एक तो टोटल अलग, हाँ, सुर भी अलग था। रॉन्ग हो गया मैं बहुत, तो वो गड़बड़ हो गई सब। वो पहले कदम पे गड़बड़ था सब, तो फिर कहाँ से, जब फाउंडेशन ही रॉन्ग हो जाए। तो वाइल मेकिंग आपको समझ में आ गया था गलत हो गया, या वो कोशिश करता आदमी संभालने की ना, ऐसा तो होता ही है। वाइल मेकिंग नहीं, जब उसको मैंने देखा तो कोई बताता भी तो नहीं है ना, चक्कर क्या बनाते थे, अकेला थोड़ी बताता है, फिर बनाता डायरेक्टर तो 36 लोग रहते थे, एडिटिंग में भी इतने लोग रहते हैं, लेकिन कोई बता ही नहीं पाता कि ये पिक्चर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। मुझे थोड़ी देर बाद पता चल गया था कि पिक्चर शायद वर्क नहीं करेगी, और
वो गलती हो गई मुझसे, गलती मेरी ही थी सब। बट संजय दत्त ग्रेट गाय टू वर्क विद। यस, आई डिड अ फिल्म विद हिम, अमेजिंग गाय। वाह, आदिप प्योर पंजाबी है, दिल का आदमी है, अभी भी मुझे लगता है। मुझे क्यों बता रहे थे कि वो इतनी, उनकी लाइफ में इतना कुछ हुआ है, आई थिंक संजू बनने के बाद भी इतना कुछ हो गया है। वो आदमी कभी भी मतलब, तो आई डोंट नो किस पत्थर के बने हो, क्या है उनका कभी जीना। निराश नहीं देखा मैंने उसको। कभी नहीं, इतना कुछ उनकी ज़िंदगी में हो गया, क्या क्या गुजरे। संजू पिक्चर बनने के बाद भी कुछ और बहुत कुछ हो गया उसके बाद भी, मतलब ये कैंसर, उसके बाद वो सब हुआ, लेकिन कैसे कभी निराश, जो आप कभी निराश नहीं उनको देखते। आई थिंक मैं यहाँ बहुत से लोगों को देखता हूँ ना, जैसे एक्टर को एक ऑडिशन नहीं होता तो ऐसे निराश हो जाते हैं, डिप्रेस, सैड। मैं उनको बोलता हूँ भाई देखो दुनिया कहाँ से कहाँ, आप कैसे मेंटली स्ट्रांग रहने पड़ते हैं। आपको क्या लगता है जो बच्चे आजकल इतनी जल्दी से डिप्रेस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं ऑडिशन? जनरेशन बहुत फ्रेजाइल है यार, बहुत फ्रेजाइल जनरेशन है। ज़रा सी बात पे नाराज़ हो जाते हैं, ज़रा सी बात पे टूट जाते हैं। तो क्या करना चाहिए उनको? व्हाट डू यू सजेस्ट? दे शुड गेट आउट। ये सब जब मोबाइल ये सब चीज़ है ना, ये इनको लगता है जितनी इन्फॉर्मेशन हमको होगी उतने ज़्यादा हम सुपीरियर होंगे। और वो सब इन्फॉर्मेशन जो वो दे आर जस्ट हेडलाइंस। तो एक्चुअली दे आर रीडिंग द न्यूज़पेपर्स, बट एक्चुअली दे आर ओनली रीडिंग द हेडलाइंस, दे आर नॉट रीडिंग द रियल स्टोरी। बिकॉज रियल स्टोरी समझने के लिए अकल चाहिए, एनालिसिस चाहिए चीज़ों का, वो है नहीं। इनके बारे में क्या बोलते हो, जिम्मी पाजी के बारे ये में? तो मेरा छोटा भाई है, ये बुलेट राजा है, लखनऊ में की थी। यस, याद है आपको ये? ये तो वो पिक्चर है जिसमें मैंने एक्टिंग की थी हाँ जी, लंदन में। करेक्ट। हाँ, ये कहाँ सुन ली? ये आपकी एक्टर है सदानंद, बहुत ही कमाल का हाँ, एक्टर, हाँ। बहुत ही बढ़िया एक्टर है। ये भी फिल्म में आप एक्टिंग, आप गैंग्स ऑफ वासेपुर कितनी फिल्म में एक्टिंग कर चुके हैं अब तक? जब भी देखो मैं हर, जो भी मैं कास्टिंग करता हूँ, किसी भी स्टूडियो पे जाता हूँ, किसी भी शो के लिए जाता हूँ, वो आपका हर पीपीटी में किसी न किसी और डायरेक्टर की या कास्टिंग डायरेक्टर की पीपीटी में सबसे टॉप में तिग्मांशु धूलिया होते हैं। नहीं, मैंने ज़्यादा काम नहीं किया। लेकिन आप हर पीपीटी में होते हैं, आपको मालूम है ये बात? मैं आपको बताता हूँ आज सच। अच्छा, लेकिन देता नहीं कोई। आप करते भी नहीं ना हर चीज़ को। हाँ, नहीं, मैं करता। एक तो मुझको सब लोग जो कास्टिंग नेता वेता के रोल दे देते, मैं करता नेता होता है, मुझे कपड़े से मुझे कोफ्त होने लगी है। तो वो नेता मुझे अब नहीं बनना है। या पुलिस वाला बना देते हैं करप्ट, मुझे को वो भी नहीं करना है। चलो अच्छा लिखा हो तो कर भी दे आदमी, लेकिन वो भी नहीं है। तो अलग तरह के रोल कोई देगा तो देगा। फिर मेरी एक दो कंडीशन है, साउथ वाले भी एक दो बार फ़ोन आया मुझको पिक्चरों में। तो मेरे साथ है कि मैं मार नहीं खाऊंगा, मैं किसी से मार नहीं खाऊंगा। गोली से मार तो मर जाऊंगा, झापड़ घूसा ना, मैं नहीं खाऊंगा मार। कोई मुझे, वही है बेसिकली मार। कुत्ते की विलेन देंगे तो कुत्ते की तरह मार भी खाएगा वो। तो वो जब इस कंडीशन होती है, ऐसे कई पिक्चर मुझसे छूट गई। कहते हैं सर मारेंगे नहीं, इसे उठा के फेंक देंगे बिल्डिंग से। मैं नहीं करता ऐसा। तो ये समझ में आ गया। प्रत्युष भाई थैंक यू सो मच। लास्ट 2-3 सवाल जो शायद किसी को नहीं पता होगा, मुझे सिर्फ ना आपकी 2 चीज़ें जाननी है जो शायद किसी को नहीं पता, आपके बचपन के बारे में, जो शायद सबने आपको ना एज अ डायरेक्टर, राइटर, बड़े मतलब 25 साल के बाद की कहानियाँ पता है। आपका बचपन 9, 10 साल, 11 साल, 13 साल, वो क्या जीवन था आपका? लास्ट मुझे अगर बताना पड़ा, आपका बचपन क्या था? बहुत फ्री था यार, बहुत फ्रीडम थी। मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मैं ऐसे घर में जन्म लिया जहाँ पे बहुत लिबरल माहौल था। मदर फादर, मेरे दोनों बड़े भाई फिल्मों के शौकीन थे, पॉलिटिक्स के शौकीन थे। तो मेरे घर में बहुत हेल्दी कल्चर में को मिला बचपन से ही। वो फैसिलिटी मुझे मिली, वो शायद सबको नहीं मिलती। और फिर मुझको ऐसे शहर में जीने का मौका मिला, इलाहाबाद जैसा दूसरा शहर हिंदुस्तान में है, कोई बहस भी कर ले मुझसे हार जाएगा, हो नहीं सकता वो। तो वो माहौल था जहाँ पे मैं इतना छोटा था क्योंकि दोनों भाइयों मेरे 7-8 साल का डिफरेंस है। तो बचपन में मदर फादर जब पिक्चर जाते होंगे तो मुझे कहाँ छोड़ के जाएंगे? ऐसे नहीं थे ना उस तरह का घर, कोई नानी है सब तो साथ में लेके जाना पड़ेगा। उस चक्कर में मैं फिल्मी हो गया। बहुत पिक्चरें देखता था मैं, बहुत मतलब अब इतने, मतलब मैं अभी पहले बचपन ही आपका ऐसा गुजरा, लिटरेचर, कहानियाँ, किताबें, फिल्में। और अमिताभ जहाँ बच्चन पैदा हुआ सामने माधवी वर्मा रहती थी, प्रेमचंद के बेटे थे, उनका हमारे घर में आना जाना था। मतलब ये किसी को तो पता ही नहीं। ये मैं थोड़ा लकी रहा इस मामले में।
और वहाँ अमिताभ बच्चन के बारे में पता लगा जब अमिताभ बच्चन इलाहाबाद के। अमित जी तब इलाहाबाद वो तो अमिताभ बच्चन बन चुके थे जब हाँ, मैं पैदा जब- हुआ। लेकिन उनका कज़न है कि उनका है शोभित राजन, वो भी बॉम्बे में ही है, वो बॉयज़ स्कूल में पढ़ता था। अमिताभ बच्चन भी इलाहाबाद में 2 स्कूल हैं, सेंट जोसेफ और बॉयज़ स्कूल, दोनों में हमेशा वो रहता है कौन बेटर है, सेंट जोसेफ बेटर है जहाँ मैं रहा। लेकिन अमित जी बॉयज़ स्कूल में थे, तो वो शोभित मुझसे 1-2 साल सीनियर थे बॉयज़, वो आके बोलता था कि अमिताभ बच्चन मेरे कज़न है। हम लोग कहते हैं फट को बना तो अब वो कैसे बताए। फिर जब इलेक्शन हुआ है ना 84 वाला, जब अमित जी लड़े और जीते, तब वो शोभित था, तब को लगा है शोभित सही बोलता था यार, वाकई में इनके कज़न अमिताभ बच्चन। हाँ, तो और हम आपको लोग तो प्राउड फील होता अमिताभ बच्चन इलाहाबाद के जब भी आते हैं। हाँ, तो हम लोग सब मिलना चाहते थे अमिताभ बच्चन से, वो कैंपेनिंग में थे सर्किट हाउस में। तो मैं तब पहले ग्रेजुएशन किया ही, मतलब वो 12th पास किया ही था, फर्स्ट ईयर में गया था BA में। तो मुझे अच्छी तरह से याद है, बहुत थके हुए थे, अमित जी कैंपेन करके आए थे, सर्किट हाउस में हम लोग मिलने गए थे। और मैंने उनसे देखते ही सीधे कहा था, सर आप जब जीत जाएंगे ना तो इलाहाबाद में थिएटर के लिए ज़रूर कुछ करिएगा। तो उन्होंने मुझको ऐसे देखा था, ऐसे कि ये मुझको याद है, मैंने उनसे यही बोला था कि थिएटर के लिए सर आप ज़रूर कुछ करिएगा। उनको जब आप खुद डायरेक्टर बन गए, उनसे मुलाकात कभी तो तब क्या था, जब एज डायरेक्टर उनसे मिले कभी, जब वो तिग्मांशु धूलिया बन चुके थे? हाँ, बहुत अच्छे थे, बहुत। सबसे पहली बार मैं मिला जब तेरे मेरे सपने एक फिल्म आई थी, हाँ जी, हाँ जी, अरशद वारसी का लॉन्च। हाँ, तो वो बाद में मैंने ही लिखी वो फिल्म। ओह अच्छा, किसी को मालूम नहीं था। हाँ, उसका सिमरन बग्गा, अरशद हाँ, वारसी, हाँ, चंद्रचूड़ सिंह। उसका स्क्रीन प्ले चेंज किया, काफ़ी ऊपर नीचे किया, डायलॉग्स, बहुत सारे सीन के क्लाइमेक्स। बाद में जब दोबारा से बंद हो गई थी पिक्चर, फिर शुरू हुई, ABCL की पहली पिक्चर। ABCL की थी फिल्म। तो उनके साथ मैं पहली बार मैंने, जब वो तेरे मेरे सपने ABCL की आई, तो वो पिक्चर मैंने टुवर्ड्स एंड मैंने लिखी। वो रंजीत कपूर लिख रहे थे, वो छोड़ छाड़ के जैसे चले जाते हैं तो वो मेरे पास आई, तो उसका पहला वॉइस ओवर था जो अमित जी को बोलना था। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं अमित जी को BR स्टूडियो में लेके गए थे, और मैं बैठ गया उनके साथ, और राकेश रंजन और जो जॉय ऑगस्टीन जो डायरेक्टर था, हाँ। वो पीछे बूथ पे बैठे हुए थे। तो अमित जी ने कुछ बोला, तो मैंने अमित जी को कुछ करेक्ट किया, बहुत हल्का सा। उन्होंने कुछ नहीं बोला, करके वॉइस ओवर, तो अमिताभ बच्चन ने करके निकल गया। मुझको इन लोगों ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे भी करने की। तो मुझको, मैं इतना उस वक्त नया नया सा था कि मुझको इसको बोल दिए कि करेक्ट, मुझको कुछ बुरा या सही मेरे दिमाग में चला नहीं था, मैंने स्पॉन्टेनियसली बोल दिया। बट उसके बाद अमित जी, पाल सिंह देख के बहुत तारीफ़ की उन्होंने, कई बार पार्टीज में बुलाया, होली पार्टी में, दिवाली। फिर मैंने एक्टिंग भी की उनके बार, उनका अनुराग कश्यप का शो था युद्ध। उस पर मुझको अनुराग ने बोला कि यार अमित जी ने रेकमेंड किया कि ये वाला रोल तुमको ही करना है, तो किया। बहुत 2-3 दिन साथ में शूटिंग थी हमारी। आप ये जो आप हमेशा बोलते हो ना कि ये जो आपने बात बोली कि दोस्त होना चाहिए, लेकिन जो एक्टर जिनको मैं आप ऑडिशन करके आपसे मिलते हैं, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? जो नए आपको मिलते हैं वो कैसे आपको सरेंडर करें? क्या आप देखते हो, किन चीज़ों पे आपको लगता है कि उनको ध्यान देना चाहिए कि वो कितने कंफर्टेबल हों? मेरा कहना है कि जो नए एक्टर्स मिलते हैं तो नेचुरली उनको थोड़ा लगता है तिग्मांशु तिशु भाई थोड़ा होता है, तो थोड़ा उतना ही सरेंडर है, वो भी सरेंडर है एक तरह का, कि आप रिस्पेक्ट दे रहे हो मुझको एज ए क्रिएटिव पर्सन, वही चाहिए। तो आप या तो ऐसे कर लो या गले में सीधे हाथ डाल दो, दोनों चलता है मेरे को। लेकिन आप एक्टर में ऐसी क्या चीज़ देखते हो, जो नया एक्टर में आप क्या चीज़ है जो आपको अभी भी ऐसे इंप्रेस करती है जब आप देखते हो ना ऑडिशन? क्योंकि मैं आपके साथ जब कास्टिंग करता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि यार जो मैं टिशू भाई को बोल रहा हूँ वो मेरे से उल्टा क्या बोलेंगे, या तो पेज पे आएंगे एकदम को नया पॉइंट देते हैं। आप एक्टर में क्या देखते हो? जब ये लोग देखेंगे, वो लोग आपको क्या देखेंगे एज एन एक्टर? आप क्या सलाह दोगे? आप क्या देखते हो ऑडिशन में, क्या उनको करना चाहिए? भाषा अच्छी होनी चाहिए, आपने बोला आपका लैंग्वेज के साथ बहुत अच्छी पकड़ है। रॉबर्ट डी न्यूटन ने ऑडिशन के बारे में बहुत अच्छा बोला है कि दिस इज द advice I would like to give all the young actors whenever they go for an audition, they should just follow their instincts. They might not get the role, but they'll be noticed. रोल नहीं मिलेगा, हो सकता कैरेक्टर, लेकिन क्या क्या बहुत इसमें बात है कुछ, वो चीज़ होनी चाहिए। एक्टर खुला होना चाहिए। रघुवीर यादव कितने अच्छे एक्टर हैं यार। हाँ, वो एक टाइप के एक्टर, उनको बहुत कम लोग छू सकते हैं उनके टैलेंट को। खुले हुए एक्टर हैं, उन्होंने नौटंकी की है, उनको ऐसी की तैसी जब एक्टिंग करते हैं तो। लेकिन आजकल के यंग एक्टर्स जो यंग है, प्रॉब्लम उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल इज 0। आप अभी एक चीज़ बताओ, ओके रेडी, शॉट रेडी, 5 सेकंड बाद भूल जाएंगे क्या बोला है। और मैंने एक के साथ नहीं,
मैंने बहुतों के साथ देखा, मतलब कम से कम 25-30 लोग थे हमेशा सेट पे, ये प्रॉब्लम सबके साथ थी। तो आप क्या एक advice आध लोगों करते को छोड़ के जिनका एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा था, वो थोड़े थे तो थोड़ा सीनियर, लेकिन द यंग लॉट, बिकॉज यू यही सब मोबाइल फ़ोन और क्या, दुनिया भर का इन्फॉर्मेशन लेके तुम आओगे सेट पे, कैसे होगा काम? खाली होना चाहिए ना एक्टर तो। जब सेट पे एक्टिंग करने आए, ही शुड बी लाइक एन एम्प्टी वेसल, कुछ नहीं होना चाहिए उसके अंदर। अरे यार झोला उठाओ, 2 पैसा जेब में डालो, निकल लो बाहर घूमने। हाँ, दुनिया देखो। दुनिया अपना हिंदुस्तानी देख लो, काफ़ी है। ऑब्जर्व करो, और ही क्या, और क्या। काम 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 काम, हमेशा काम क्यों काम होना? तुम सब मजदूर थोड़ी हो कि रोज़ काम करना है। करेक्ट। तो आप एक्टर के लिए बहुत सारी एडवाइस टिग्जू भाई ने दिया है कि प्लीज़ अपने आप को खुला करके रखो, नौटंकी करो, नाटक करो, झोला लेकर निकल जाओ, दुनिया को देखो, कॉन्फिडेंट रहो। ये बहुत 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 सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो आपको करना चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है। ग्रेट, थैंक यू सो मच टिग्जू भाई, थैंक यू सो मच। बहुत एक जस्ट एक वन फोटो आपके साथ एक सेल्फी लेना है मुझे, तो वो सेल्फी जो है वो